गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एनसीईआरटी के जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे वो हम लोग क्लास यानी 6 से लेकर और क्लास 8 में तक हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था। और 8 में किया तो हमारे अतीत भाग 2 का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। क्लियर। अब आज उसका हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा अतीत 3 है और यह भाग 2 है, इसका अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है। तो जैसे देखिए भाग 1 में क्या क्या पढ़े थे हम लोग। भाग एक में हम लोग पढ़े थे, भाग 1 में इसके कैसे, कब और कहाँ, व्यापार से साम्राज्य तक यानी कि ईस्ट EIC के बारे में पढ़े, ईस्ट इंडिया कंपनी, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, आदिवासी डीकू एक स्वर्ण युग की कल्पना, इसके बारे में पढ़े, जब जनता बगावत करती है 1857 के बाद के इतिहास, और उपनिवेशवाद और शहर, इसमें हम लोग कुछ शहर के बारे में जैसे कि कौन कौन नए शहर थे, सूरत, महाबलीपुरम आदि अन्य शहरों के बारे में पढ़े थे। और उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आज से, तो आज से हम लोग का विषय ये सब है। देखिए साथ में क्या है जो आज पढ़ेंगे हम लोग, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, इन लोगों का क्या हुआ। 8वें नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना है, ये शिक्षा संबंधी सुधार क्या होगा उससे संबंधित पढ़ेंगे। 9 नंबर समाज सुधार में महिलाएं, जाति एवं सुधार यानी अंग्रेजों ने क्या क्या किया उसके बारे में पढ़ेंगे। 10 नंबर यह आर्ट एंड कल्चर का है, इसमें दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। 11 नंबर में देखिए राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन यानी 1870 से लेकर 1947 तक, यानी ये पूरा का पूरा यह कहा जाए कि आज़ादी का जो आंदोलन है वह पढ़ेंगे। और 12 नंबर चैप्टर में क्या होगा कि स्वतंत्र आज़ादी के बाद का भारत के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 7। और इससे पहले जितने भी वीडियो है वो हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो मिल जाएगा। क्लियर है। आज का क्या टॉपिक है, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इसमें कौन 3 है, एक बुनकर अलग होगा, लोहा बनाने वाले अलग और फैक्ट्री मालिक, ये तो अंग्रेजों की बात आएगी। तो देखते हैं। देखिए यह 17वीं शताब्दी में सूरत बंदरगाह के व्यापारिक जहाज, यहाँ देखिए 17वीं शताब्दी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज है। सब इन सब का पिक्चर देखिए कितना, यह जहाज इसमें भीड़ भाड़ रहा करती, कहाँ तो सूरत की बात होती है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। मतलब कि जब बात हो रही है जो हम पढ़ेंगे इसमें है नहीं, क्यों, क्योंकि जो अंग्रेज आएंगे इसका सत्यानाश करेंगे। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों को तो दहेज में क्या मिला, बम्बई मिल गया था, तो उन्होंने बॉम्बे का विकास किया। जब बॉम्बे का विकास होगा तो क्या होगा, उसके आसपास के जो शहर हैं उनका पतन हो जाएगा, तो सूरत का पतन हो गया। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, यानी कपड़ा एक अलग है, लोहा व इस्पात उद्योग दो अलग हो गया, इन 2 उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी, कि अंग्रेजों ने क्या किया भारत के साथ। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुआ तो इन्हीं के आधार पर हुआ था। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन से ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। हम लोग अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया।
18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर बेचती थी। किसकी बात हो रही? तो 18वीं सदी की आखिर यानी 1790 मानिए, क्योंकि 1757 में ही तो उसको पलासी पर अधिकार मिला था और 1700 के 1800 के लास्ट होते होते लगभग कहा जाए कि संपूर्ण भारत पर नहीं, क्योंकि उस समय भी मराठा वर्चस्व तो था ही, लेकिन उसका हाल ही में पतन हुआ था। इसी क्रय विक्रय से उन्हें भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे, क्योंकि अब तो इंग्लैंड में मशीनीकरण हो चुका था, वहाँ मशीन से उत्पादन होता था और उसके जबकि भारत में क्या था, तो सब कुछ अभी भी मैन मेड था, हैंडीक्राफ्ट यानी हथकरघा का उद्योग था, हाथ से ही उत्पादन होता था। तब क्या होगा? तो वो चाहेंगे, अब क्या चाहेंगे इंग्लैंड वाले कि भारत का जो हथकरघा उद्योग है, जो हाथ से निर्माण होता है, यहाँ सब कुछ तो मानव ही करता था अभी भी, तो वह नष्ट हो जाए और इंग्लैंड के बने बनाए जो कंपनी या मिल के जो उत्पाद हैं वो भारत में छा जाए। और ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। अब ब्रिटेन में वो खपने वाला था नहीं, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन भारत से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह असर पड़ेगा, समझने वाली बात है। क्या मशीन्स और मानव को एक साथ उसका कंपटीशन कराया जाए तो क्या मानव या जीव जंतु जीव कभी जीत पाएगा? मशीन से नहीं जीतेगा। प्रस्तुत अध्याय में लोग इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग भारतीय कपड़े और विश्व बाजार में इनकी स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत है पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था, यानी भारत की तूती बोलती थी कहा जाए। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया यानी जावा, सुमात्रा और पेनांग की बात हुई, मतलब इंडोनेशिया तथा पश्चिमी और मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 17वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारी कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी और इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनका अर्थ जानना भी एक बहुत ही मज़ेदार है। यह देखिए, यह कुछ हथकरघा यानी हाथ से बनाए गए कपड़े का एक पिक्चर है। क्या है देखिए यहाँ पर, यह पटोला बुनाई, यह 19वीं सदी का एक पिक्चर होगा। पटोला बुनाई कहाँ? तो सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था, वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। और शब्दों में इतिहास छिपा है, हम लोग कुछ इसके बारे में भी जानेंगे। अब हम लोग कुछ शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, यूरोप के व्यापारियों ने भारत से, यहाँ देखिए, यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास ही देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन यानी मलमल कहने लगे थे। जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से उन्होंने दक्षिणी पश्चिमी भारत में केरल के तट पर क्या किया? कालीकट में डेरा डाला था। कौन? तो पुर्तगाली। और पुर्तगाली में कौन सबसे पहले आया था? तो वास्को डी गामा आया था। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को क्या कहा गया? उसको कैलिको कहा गया। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। हम लोग ऊपर देखेंगे चुके हैं। एक नीचे है चित्र 3 में क्या देखें, देख लेते हैं। चित्र नंबर 3 यही है।
यह चित्र नंबर 3 है। यह क्या है देखिए, यह एक ऑर्डर बुक का पन्ना है जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। वही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटें तो आपको पता चलता है कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा हो और 1 गज चौड़ा थान होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। और यहाँ देखिए, गौर से देखने पर इसमें क्या पता चलेगा कि बही में किस तरह एक एक चीज की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने और जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। क्लियर है? पहले ही सब कुछ प्री प्लान होकर आता था। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को भी देख सकते हैं। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सीटज, कोसा यानी खस्सा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सीटज शब्द कहाँ से आया है? ये देखिए, सीटज शब्द, जी हाँ, यह हिंदी के छींट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छाप के कपड़े को कहा जाता है छींट। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़ों का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहना करती थी। और बंडाना का इस मतलब देखिए, यहाँ पर बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। और इसी श्रेणी में चटक रंग वाले ऐसे बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। क्लियर है? कुछ पिक्चर छूट गया है, ऊपर देख लेते हैं। यह देखिए, यह क्या है? यह जामदानी बुनाई एक पिक्चर है, जामदानी बुनाई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इनका रंग प्रायः सिलेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है ऊपर वाले में। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान के उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। और यह एक पिक्चर है, यह किसका पिक्चर है देखिए, यह मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़ों पर छपाई यानी छींट का पिक्चर है। देखिए फूल पत्ती का इसमें पिक्चर है पूरा में। 19वीं सदी के मध्य की का यह कपड़ा है। ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छींट का यह बढ़िया उदाहरण है। आगे देखिए, बही मतलब क्या होगा। बही में कई दूसरे तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है, जैसे कासिम बाजार। तो कासिम बाजार कहाँ है? तो ये कलकत्ता की बात हो गई। पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े मशहूर हो चुके थे। अब यह भी एक कपड़ा का फोटो है, देखते हैं कहाँ का है। यह बंडाना डिजाइन है। क्या नाम है? बंडाना, जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की है। यह कपड़े के मध्य में गुजरती लकीर को देखो भाई, कपड़े के मध्य में लकीर का यही से लकीर है, इसे लकीर है। दरअसल इस ओढ़नी में दो बांध कर रंगे गए रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे से में सी दिया गया है। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। कौन? तो बंडाना शैली के कपड़े। अब जब भारतीय कपड़े इतना मशहूर था तो यूरोपीय बाजार में उसकी स्थिति देखते हैं।
तो 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे। यानी कि अब वहाँ पर संरक्षणवाद हो जाएगा। अब इंग्लैंड में भी स्वदेशी की मांग उठेगी। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते हैं ताकि वे पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। यानी कि अब पायरेसी शुरू हो गया। पेटेंट कानून तो उस समय था नहीं। पेटेंट कानून कब आएगा? जब वो लोग बना लेंगे तब वो लोग पेटेंट भी ले आएंगे। और कैलिको अधिनियम का यह नाम कैलिको अधिनियम क्यों रखा गया? क्योंकि जो भारत से आयातित कपड़े थे उसको रोकना था। और भारतीय कपड़े को क्या कहा जाता था? सूती को कैलिको। तो उसको रोकना तो चलो कैलिको को रोक दो, तो यह अधिनियम बन गया। और स्पेनिश जैनी, यह क्या है? देखिए यहाँ पर स्पेनिश जैनी एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी। यानी कि अब हैंडलूम से अब यह पावरलूम की ओर अग्रसर है। क्लियर है? उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़े कारखाने खुले थे। भारतीय कपड़ों के सामने ये लोग लाचार थे, पड़ चुके हैं, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं के कपड़े बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे थे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जॉन ने क्या किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। कौन? तो नाम इनका है जॉन। इन्होंने स्पिनिंग जेनी का विकास किया, जिसने परंपरागत तकलियों की उत्पादकता जिससे काफ़ी बढ़ गई। यानी पहले जो तकली था जिस पर एक व्यक्ति एक बार में एक ही कपड़े का काम कर सकता है, अब हो गया कि एक व्यक्ति एक साथ कई तकलियों को चला सकता था। और 1786 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट, याद की रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। क्यों? क्योंकि भारत में तो अभी भी उत्पादन हो रहा है। अब जब आप भारत के उत्पादन को रोकोगे तब ना इसका असर घटेगा या कम होगा। अभी तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारी की कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी, परंतु जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई प्लासी के बाद, तो उसे अब भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोने चांदी लाने की जरूरत नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब उनको टैक्स का अधिकार मिल गया है, तो यहीं से टैक्स के रूप में पैसा वसूलेंगे और इन्हीं पैसों से सामान खरीद कर इंग्लैंड ले जाएंगे। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से ही कपड़ा खरीदने लगी। और चित्र नंबर यह 7 है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य है। 17वीं शताब्दी में का ये पिक्चर है। जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगी। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलाबंदी भी देख लीजिए। ये लोग कितने लोग का फोर्टिफाइड सिटी है। यह पूरा का पूरा यह शहर है और यह इसका क्या है? सब यह उसका बाउंड्री है। आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के जो मुख्य केंद्र थे भारत में वो कहाँ कहाँ हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग पश्चिम से शुरू करते हैं। तो यह पंजाब में, देखिए पंजाब में है लाहौर, सरहिंद, समाना, ये सब पंजाब का इलाका है। तो ये समाना तो हरियाणा में आएगा। दिल्ली भी एक केंद्र था
पहले नीचे इसका डॉट का मतलब देखते हैं। यहाँ देखिए जो स्टार है यह सफ़ेद कपड़े की, और यह साइज है, इसका मतलब है कि इसमें चेक और धारीदार कपड़ों की सिलाई होती, बुनाई होती है। और ये सीट जो है, और यह पिरामिड टाइप का यह सिल्क के उत्पादक क्षेत्र हैं। क्लियर है? देखिए इसमें जो क्षेत्र है उस समय के सबसे फेमस क्षेत्र यहाँ देखिए कलकत्ता, यहाँ पर सब कुछ का उत्पादन होता है। पटना में भी सब कुछ का, लेकिन बनारस में केवल खासकर जैसे कि सिल्क यानी का ही उत्पादन होता है। इसी तरह पश्चिम में देखिए तो अहमदाबाद गुजरात का क्षेत्र, बुरहानपुर ये महाराष्ट्र नहीं, यह मध्य प्रदेश का इलाका है। फिर सूरत, और दक्षिण भारत में कौन कौन है तो मुसलीपट्टनम, पुल्लीकट जो झील के आसपास के इलाका, मद्रास, पांडिचेरी, नागपट्टनम, ये सब क्या है? जैसे कपड़े के उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे, यानी बुनाई के केंद्र थे। 1500 से 1750 के बीच में अगर हम लोग इस नक्शे को देखेंगे तो क्या पाएंगे कि 19वीं सदी के आरंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्र में से एक था। इसमें बंगाल डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के आरंभ में रेलवे की शुरुआत न हुई थी और सड़कें भी अभी भी बनने ही आरंभ हुई थी। पूर्वी बंगाल यानी अब के बांग्लादेश इसी ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। यह शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कौन? तो ढाका की बात हो रही है। तो ढाका कहाँ मिलेगा आपको? तो यह बंगाल का इलाका है पूरा ढाका। आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग नक्शे में भारत के दक्षिणी क्षेत्र को देखें तो क्या पाएंगे कि मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र कहाँ? तो गुजरात में स्थित था। तो कोरोमंडल तट किसकी बात हो रही है? तो यह क्या है? तो यह कोरोमंडल तट है। यह उत्तरी सरकार तट यानी उड़ीसा तट है, और या उत्कल तट भी इसको कहा जाता है। यह मालाबार रीजन है, यह कोंकण है, यहाँ पर कठियावाड़ है, यही नाम है। और कर्नाटक के साइड इसको क्या कहा जाता है? तो वह कर्नारा तट होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब बुनकर कौन थे, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। ये समुदाय ही जो जाति थी यही बुनकर थे। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तख्ती घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। तो रंगने वाले का नाम ही क्या था? रंगरेज। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी। यानी छपाईदार कौन बनाएंगे? तो क्या नाम है उनका? तो माहिर कारीगर, माने कि दक्ष। क्या नाम था उनका? तो चिप्पीगर। और जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। यहाँ देखिए यह व्यक्ति एक बुनाई कर रहा है। तो बंगाल का एक तांती बुनकर बेल्जियन चित्रकार सोलमिस द्वारा बनाया गया चित्र। तो कौन? बेल्जियम का एक बंदर का चित्रकार, क्या नाम था इनका? सोलमिस। इन्होंने एक चित्र बनाया है 1790 का बंगाल। इसमें क्या है? तो बंगाल का एक तांती है जो कपड़ा की बुनाई कर रहा है। और इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि गड्ढा वाला करघा क्या होता है? यानी गड्ढा वाला करघा, ये लोग हम देखेंगे नीचे क्या होता है। भारतीय कपड़े का पतन कैसे होगा? तो ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला क्या होगा कि अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात करना मुश्किल हो गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए।
इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना भी अब बंद कर दिया। यानी ऑर्डर मिला बंद हो गया, तो अब कैसे बनेगा। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई, लेकिन सरकार तो क्या कुछ लोग, उस समय की सरकार लोक कल्याणकारी थी क्या? वो सरकार भारत की थी? नहीं थी। तो क्या होगा, जो होना था वही हुआ। औरांग क्या है देखिए, फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता है। ये गोदाम मतलब औरांग। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है। क्या नाम है? औरांग। यहाँ देखिए, हम भूखों मर जाएंगे, यह व्यापारिक बोर्ड को एक चिट्ठी है। देखिए 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला। कब की बात है? 1823 में, जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब औरांग यानी गोदाम खत्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन ही नहीं बचे। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते हैं। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी व्यापारिक बोर्ड हम पर कृपा नहीं करता और हमें कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता तो क्या होगा? हम भूखे मर जाएंगे। इतनी खराब स्थिति भारत में बुनकरों की कौन तो अंग्रेजों ने कर दिया। और कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें, यानी कि पेपर को भी दिया गया रहा होगा कि भाई आप भी इसको प्रकाशित कर दो। यहाँ देखिए 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का इस तरह बयान किया। क्या नाम इसका? विधवा है, कताई कामगार है, और पेपर का क्या नाम है? समाचार दर्पण। क्लियर? इसमें क्या है? सेवा में संपादक समाचार। मैं कताई कामगार हूँ, यही बात है इनकी। इनकी 3 गो बेटियां हैं और ये विधवा है, पति का देहांत हो गया तो विधवा ही हुई, और श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने इनको बेचना पड़ा था, और यही बात है इनको पैसा तक नहीं, कुछ भी नहीं है, इनकी स्थिति बहुत खराब है। यानी कि यह बताता है क्या लेटर कि उस समय कितना खराब माहौल हो चुका था, कितनी बड़ी इंग्लैंड से जब कंपटीशन मिला तो भारत में बुनकरों का क्या हश्र हुआ। लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार में ब्रिटेन से बने सूती कपड़ों से भी पट गए। पहले तो भारत में न थे ब्रिटेन के कपड़े, लेकिन अब ब्रिटेन के कपड़े भारतीय बाजार में भी पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब होती चली गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काटकर ही अपनी आजीविका चला रही थी, अब क्या हुआ? वे बेरोजगार हो गई। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीन पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे? इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफ़ी मांग थी, और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। यानी भारतीय गरीब के लिए और जो हाई क्लास फैमिली था उन सब के लिए क्या है कि अभी भी मांग, भारतीय कपड़े में मांग बनी रही। और आगे देखिए, आपने यानी हम लोगों ने पश्चिम भारत में स्थित सोलापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का नाम तो जरूर सुना ही होगा। यह शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने है। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया था कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार कर दें। क्लियर है? जब महात्मा गांधी का काल आया तो इन्होंने लोगों से क्या आह्वान किया कि आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कटे सूती और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दी गई थी। अब आगे देखिए, आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ? उनमें से बहुत सारे तो खेतिहर मजदूर बन गए थे।
कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश के बाहर अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। उनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बम्बई यानी आपका मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी भी मिल गई। अब भारत में सूती कपड़ा मिलों का भी तो उदय होगा। तो देखिए, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में बम्बई में स्थापित हुई थी। यह कताई मिल थी 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफी निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी। जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा, जिस कारण क्या हुआ कि बम्बई में इसका विकास भली भाली बहुत आसानी से हो सका और बहुत बड़े स्तर पर हुआ। यहाँ देखिए, एक कपड़ा कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएं सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र है। तो एक मिल है जिसमें महिलाएं काम कर रही हैं और चित्र लेने वाले कौन है? तो राजा दीनदयाल। कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी, जबकि बुनकर विभाग में ज़्यादातर मजदूर क्या होंगे? तो पुरुष होते थे। यहाँ देखिए, यह प्रगलन। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे लोहे के बारे में, लेकिन थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतीहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे और जो आज के नए नए शहर हैं इनका जो विकास हुआ वो इसी समय शुरू हो चुका था। शुरू के कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यह थी कि इन उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगा देकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु क्या हुआ? औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आम तौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दिया, जब ब्रिटेन आने वाले कपड़ों की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई, क्योंकि वे लोग तो युद्ध में लग गए। सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी और भारत में सूती कपड़े का उत्पादन एकदम बढ़ गया। क्लियर है? तो हम लोग आज क्या देखें? तो आज हम लोग भारत में सूती कपड़े का इतिहास, भारत में बुनकरों की स्थिति और भी भारत में उसके बाद क्या देखें हम लोग? भारत में उनकी दुर्दशा और भारत में कपड़ा मिल का जो विकास हुआ और किस काल में हुआ, विश्व युद्ध के काल में हुआ, इन सब के बारे में हम लोग समग्र चर्चा किए। अगले बार मिलेंगे हम लोग तो क्या पढ़ेंगे? तो अगले बार हम लोग मिलेंगे तब लोहा बनाने और लौह और इस्पात उद्योग के बारे में हम लोग जानेंगे। आज बुनकर देख लिए, कल लौह और इस्पात के बारे में जानेंगे। तब तक ये अगले वीडियो में, तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।